कामयाब होगी, मजलिस के मेले बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। दावे बड़े बड़े थे, जुबानी जमा खर्ची भी खूब हुई। पतंग ऊंची उड़ाने के लिए एड़ी से चोटी तक पूरा दमखम लगाया गया, लेकिन चुनाव का नतीजा आया तो हवाई किला एक बार फिर ढह गया। हैदराबादी भाईजान का सपना एक बार फिर टूट गया। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है। ओवैसी ब्रदर्स का 15 मिनट वाला ये ट्रेडमार्क फॉर्मूला भी फुस हो गया। महाराष्ट्र टू झारखंड वाया यूपी बिहार, मुस्लिम वोटर ही रूठ गया। हर बार की तरह ओवैसी अलादीन का चिराग घिसते रहे, लेकिन कामयाबी का जिन्न फिर से दगा दे गया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि लगातार मिलती हार पर हार के बाद क्या ओवैसी की सियासत का चैप्टर क्लोज माना जाए? 4 राज्यों के चुनाव उपचुनाव में सिर्फ एक कैंडिडेट की जीत के बाद ऐसा कहना ज्यादा गलत भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा है नहीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा की तर्ज पर ओवैसी तमाम चुनावी नतीजे भुलाकर एक बार फिर नया एजेंडा सेट करने में जुट चुके हैं। हैदराबादी भाईजान एक बार फिर उसी तेवर कलेवर के साथ तैयार हैं। झाड़ पहुंचकर वही पुराना फॉर्मूला लाए हैं। टैगलाइन भी पुरानी ही है, जिसका लब्बो लुबाब है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ देश में नेगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा है। मुस्लिमों से जुड़े हर मुद्दे पर भाईजान का भड़काऊ टेप एक बार फिर फुल वॉल्यूम में ऑन हो चुका है। वो संभल की मस्जिद वाले मामले पर उखड़े हुए हैं, वक्फ संशोधन बिल पर भड़के हुए हैं और अजमेर दरगाह वाले मसले पर दहाड़ मार रहे हैं। ये कानून बना नहीं, आप देख लिए संभल में क्या हो गया है। अभी ये कानून बना नहीं है, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। इस बिल में ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेट करता है। ये संविधान के फंडामेंटल राइट का 26 का ग्रेव वायलेशन है। ये बिल कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहा है कि कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है। ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा अपने ही केस में? तीसरा, आप किस बुनियाद पर इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? जितने धर्म की बुनियाद पर, चाहे वो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड्स हो, चाहे दिल्ली का SGPC हो या उसका एक्ट हो, या क्रिश्चियंस के जो भी उनके धर्म के संस्थान हैं, वहां पर तो कोई उसी धर्म का आदमी मेंबर बनता है। वैसे मामला कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, उसमें हैदराबादी भाईजान की एंट्री होना तय माना जाता है। और इस वक्त संभल, वक्फ बिल या फिर अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर जो कुछ भी घमासान चल रहा है, वो वैसे की भड़काऊ पॉलिटिक्स के लिए एकदम मुफीद माहौल तैयार भी करता है। मौजूदा वक्त में यूपी में संभल हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पत्थरबाजों की हिमायत में हर रोज समाजवादी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं तक के बयान आ रही हैं। दूसरी तरफ बरेली के मौलाना तौकीर रजा भी संभल जाने के लिए छटपटा रही हैं। खुद को एक समुदाय विशेष का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश में लगे हैं। तो भला ओवैसी इस मामले में कैसे पीछे रह सकते हैं? ओवैसी ने भी संभल में हुए बवाल पर सवाल उठाते हुए सर्वे के नाम पर पूरे देश में उथल पुथल मचाने की साजिश करार दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है, उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है, और जियाउल रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। जिसने ये आतंक फैलाया, और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया, और दंगा ही नहीं कराया बल्कि
सरकारी चीजों पर, संविधान पर उनको भरोसा नहीं है। संभल मस्जिद विवाद के बाद राजस्थान में अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर भी सियासी भूचाल आया हुआ है। इस भूचाल में हैदराबाद की मजलिस के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आग बबूला हैं। ओवैसी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ पर हमला बोला है। ओवैसी खुलकर कह रही हैं कि संभल से लेकर अजमेर तक अदालतों के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी और संघ के इशारों पर किया जा रहा है। ओवैसी कह रही हैं कि देश में भाईचारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। मुद्दा गर्म हो तो सियासत का मर्म समझने वाले ओवैसी हथौड़ा मारना नहीं भूलते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओवैसी हर मुद्दे पर मुखर होकर बोल रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो समुदाय विशेष का भरोसा जीत पाएंगे? क्योंकि हार जीत के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ओवैसी अपनी तमाम कोशिशों में अभी तक नाकाम ही नजर आए हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, झारखंड में 7 सीटों पर और बिहार उपचुनाव में 4 उम्मीदवार उतारे थे। यूपी उपचुनाव में मीरापुर और कुंदरकी में भी एआईएमआईएम उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में एक सीट को छोड़ दें तो सभी जगह एआईएमआईएम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हालांकि 4 राज्यों में कैंपेन से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक ओवैसी ने काफी सावधानियां बरती। जहां मुस्लिम गेम चेंजर थे, सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन ओवैसी का स्कोर रहा महाराष्ट्र में 16 में से 1, झारखंड में 7 में से 0, बिहार में 4 में से 0 और यूपी में 2 में से 0। महाराष्ट्र में तो जो एक सीट मिली उसकी जीत का अंतर भी सिर्फ 162 वोट का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा की 12 सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 60% मुस्लिम आबादी है और इसी चुनावी गणित को ध्यान में रखकर असदुद्दीन ओवैसी ने इन सीटों पर बड़ा दांव लगाया था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसलिए सही मायनों में कहें तो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सियासत के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की हवा निकाल दी है। शायद इसी की खींच अब ओवैसी के बयानों में नजर भी आ रही है। फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं। क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। हालांकि ओवैसी दिखा जरूर रहे हैं कि चुनाव और उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त भूलकर वो फिर से अपने काम में जुट चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति की जीत की धमक पर अब भी हैदराबाद तक सन्नाटा पसरा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए ओवैसी ब्रदर्स ने सारे दांव आजमाए। हैदराबाद से मुंबई तक अभियान चलाया गया। मजलिस की रैलियों में सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे तक लगाए गए। जूनियर से लेकर सीनियर ओवैसी तक ने 15 मिनट वाले डायलॉग को अलग अंदाज में दोहराया, लेकिन मुस्लिम वोटों को पोलराइज नहीं कर पाए। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया,
सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे बड़ी बात यह है कि ओवैसी ब्रदर्स का 15 मिनट वाला ये दांव भी फुस साबित हो चुका है। ऐसे में सीनियर और जूनियर ओवैसी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, यूपी के मुस्लिम वोटर्स उन पर भरोसा क्यों नहीं जता रहे। जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी ने बड़ी उम्मीद के साथ धुरंधर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा, उनकी जमानतें कैसे जब्त हो गयी। इम्तियाज जलील और वारिस पठान जैसे चेहरे जिन्हें ओवैसी अपना लेफ्ट और राइट हैंड कहते हैं, उन्हें अपने ही गढ़ में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। ये सवाल बहुत दिनों तक ओवैसी को बेचैन करने वाले हैं। इसलिए नतीजों को ओवैसी के मजलिस को नेशनल पार्टी बनाने के ख्वाब का दी एंड कहा जा रहा है। और इसी नैरेटिव को झुठलाने के लिए ओवैसी एक बार फिर कमर कस चुके हैं। वो हर मुद्दे पर भड़काऊ जुबान बोल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी उनकी पतंग भी उड़ेगी, कामयाबी के साथ आसमान से बातें करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।